गांव में एक उजला दिन है। एक बड़ी हवेली में कमला फर्श साफ कर रही है। उसने फीकी सूती साड़ी पहनी है और उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां हैं। तभी रमेश अंदर आता है। उसने महंगा सूट पहना है और उसके चेहरे पर घमंड है। वो जानबूझकर कमला की साफ की हुई धूल पर पैर रख देता है। कमला, देख नहीं सकती कि मैं अंदर आ रहा हूँ? सुबह सुबह मूड खराब कर देती है। माफ कर दीजिए रमेश बाबू, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप अंदर जाकर बैठिए। बहस मत कर मुझसे। नौकरानी है ना तो नौकरानी की तरह रहे। शहर से मेरा दोस्त सुरेश आ रहा है। घर का कोना कोना चमकना चाहिए। ये कहकर रमेश अंदर चला जाता है। कमला नाराज नहीं होती। वो फिर से झाड़ू उठाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। कुछ देर बाद हवेली के बड़े बैठक कक्ष में रमेश आराम से बैठा है। वो घमंड से अपने पैर मेज पर रखे हुए है। उसके सामने उसका मित्र सुरेश बैठा है। वो हवेली की भव्यता और सुंदरता को देखकर हैरान हो रहा है। भाई रमेश, तूने तो कमाल कर दिया यार। इस गांव में इतना बड़ा और शानदार बंगला तुझे इतने कम किराए पर कैसे मिल गया? अरे सुरेश, ये रमेश का दिमाग है। इस घर का जो शहर वाला एजेंट है, उसे मैंने अपनी बातों में फंसा लिया। तभी कमला चाय और कुछ नाश्ता लेकर वहाँ आती है। वो ट्रे को मेज पर रख देती है। और ये कौन है? तेरी नौकरानी? हाँ, ये कमला है। इस घर के साथ मुफ्त में मिली है। कमला चाय परोसकर खड़ी होती है। वो कुछ देर रमेश को अजीब तरह से देखती है। रमेश को ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या देख रही है ऐसे? जा यहाँ से। हमारे लिए दोपहर का बढ़िया खाना बना। जी बाबूजी, जैसा आप कहें। खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आप बस आराम कीजिए। कमला आत्मविश्वास के साथ मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। सुरेश को उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद कमला रसोई में कई बर्तनों में स्वादिष्ट खाना बना रही है। वो एक बर्तन को चलाते हुए अपना काम पूरा करने ही वाली होती है। तभी रमेश जूते पहने ही साफ रसोई में चला आता है और फर्श पर जगह जगह जूतों के निशान छोड़ देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। कमला, मैंने तुझसे कहा था ना कि आज शाही खाना बनना चाहिए। ये तुम साधारण दाल चावल क्यों बना रही हो? रमेश बाबू, ये साधारण दाल चावल नहीं है। ये इस गांव के सबसे महंगे और खास बासमती चावल हैं और दाल में जो तड़का लगाया है उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही है। आप खाकर तो देखिए। तू अब मुझे सिखाएगी कि अच्छा खाना क्या होता है? अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाई तो इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। याद रखना, इस घर का राजा मैं हूँ। कमला रमेश की ओर देखती है। उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई देती है। पहली बार रमेश थोड़ा घबरा जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए। खाना टेबल पर लग रहा है। रमेश गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है, फिर मुड़कर रसोई से बाहर चला जाता है। कमला बस हल्के से मुस्कुराती है और फिर अपने काम में लग जाती है। शाम को रमेश और सुरेश महंगे कपड़े पहने गांव के बाजार से होकर गुजर रहे होते हैं। चलते हुए वो अपने आसपास के लोगों को तुच्छ नजरों से देखते हैं। तभी गांव के सरपंच रामलाल की नजर रमेश पर पड़ती है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं। अरे रमेश बाबू, जरा इधर तो सुनिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उस बड़े बंगले के बारे में। रमेश रामलाल के पास चला जाता है। सुरेश भी उसके साथ वहाँ पहुँच जाता है। हाँ कहिए रामलाल जी, क्या बात है? वैसे मैं बहुत जल्द उस बड़े बंगले को हमेशा के लिए खरीदने वाला हूँ। अच्छा, क्या आपको पता भी है कि उस बंगले का असली मालिक कौन है? मुझे क्या जरूरत है जानने की? मेरे पास पैसा है, मैं मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। वो मालिक तुरंत मान जाएगा। रमेश बाबू, ज्यादा घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। खैर, कल मैं खुद बंगले पर आ रहा हूँ।
असली मालिक का संदेशा लेकर। रमेश इस बात को हंसी में उड़ा देता है, लेकिन सुरेश के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई देती है। उसी रात रमेश और सुरेश खाना खा चुके होते हैं। कमला मेज साफ कर रही होती है। तभी रमेश का हाथ मेज पर रखे ग्लास से टकरा जाता है और पानी छलक कर कमला के पैरों के पास फर्श पर फैल जाता है। ओहो, हाथ से छूट गया। कमला, जरा साफ कर देना इसे। और सुनो, कल सुबह जल्दी उठना, कल रामलाल आने वाला है। यार रमेश, तू इस बेचारी से रात के 11 बजे साफ सफाई करवा रहा है, ये ठीक नहीं है। नौकरानियों पर दया दिखाओगे तो ये सिर पर चढ़ जाएंगी। किस्मत बदलते देर नहीं लगती रमेश बाबू। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कल का दिन बहुत बड़ा है। हाँ, कल का दिन बड़ा है, क्योंकि कल मैं इस घर का मालिक बनने की पहली सीढ़ी चढ़ूंगा। कमला सफाई पूरी करती है, गंदी प्लेटें उठाती है और वहाँ से चली जाती है। रमेश अब भी जोर जोर से हंस रहा होता है। अगले दिन रमेश और सुरेश बैठक में बैठे होते हैं। तभी रमेश का फोन बजता है। वो उत्साह से फोन उठाता है। हेलो, हाँ शर्मा जी, क्या बात है? असली मालिक से बात हुई? रमेश जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस प्रॉपर्टी का मामला सीधा नहीं है। असली मालिक आज खुद आपके पास आ रहे हैं। उनके पास सारे असली कागजात हैं। क्या? पर तुमने तो कहा था कि वो शहर के कोई बड़े रईस हैं। उनका नाम क्या है? मुझे माफ कीजिए रमेश जी, मालिक ने अपना नाम गुप्त रखने को कहा था। ये सुनते ही रमेश हैरानी से फोन की ओर देखने लगता है। उसे इस तरह देखकर सुरेश अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। रमेश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे डर मत सुरेश, जो भी होगा पैसे के सामने झुक जाएगा। तभी कमला वहाँ आती है। उसके हाथ में धुले हुए कपड़ों की एक बाल्टी होती है। उसने अपनी वही पुरानी फीकी साड़ी पहन रखी होती है। कमला, तू अभी के अभी इस जगह से गायब हो जा। देख अपनी हालत, इतने फटे और गंदे कपड़े पहनकर यहाँ घूम रही है। पर मालिक आएंगे तो उन्हें चाय पानी कौन देगा? चाय मैं बाहर से मंगा लूंगा। जा, बाहर मत आना, समझी? कमला का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रामलाल वहाँ आते हैं। उनके हाथ में एक सुंदर ब्रीफ केस होता है। रमेश उनका स्वागत करता है। आइए आइए रामलाल जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बैठिए। आपके साथ असली मालिक नहीं आए? क्या वो रास्ते में है? रामलाल बैठते नहीं, वो हल्की मुस्कान के साथ ब्रीफ केस खोलते हैं और उसमें से जमीन के कागज निकालते हैं। रमेश बाबू, मालिक रास्ते में नहीं है। मालिक तो इस घर में पहले से ही मौजूद है। इस घर में है? क्या मतलब? रमेश, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे? रामलाल आदर के साथ अपना सिर घुमाते हैं। मालकिन, सब कुछ तैयार है, कृपया आप बाहर आ जाइए। ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रमेश और सुरेश उत्सुकता से उधर देखते हैं। तभी पायल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजती है। दरवाजे से कमला अंदर आती है। आज उसने सुंदर कढ़ाई वाली साड़ी और गहने पहने हुए हैं। उसे इस रूप में देखकर रमेश और सुरेश हैरान रह जाते हैं। कमला, तुम, ये क्या ड्रामा है? तुमने ये महंगे कपड़े किसके चुराए हैं? बाहर निकल इस कमरे से। तेरी ये हिम्मत! जुबान संभाल कर बात करो रमेश बाबू। ये इस घर की नौकरानी नहीं है। ये है श्रीमती कमला देवी, इस पूरे गांव की सबसे बड़ी जमींदार और इस आलीशान बंगले की असली और एकमात्र मालकिन। क्या ये मालकिन है? हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, ये झूठ है। ये मेरी नौकरानी है। ये रोज मेरा फर्श साफ करती है। ये मालकिन कैसे हो सकती है? रामलाल जी, ये कोई चाल है। कमला आगे आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ सोफे पर बैठ जाती है। ये कोई झूठ नहीं है रमेश बाबू। ये घर, ये जमीन और जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो सब मेरी है। मेरे पूर्वजों ने ये बंगला बनाया था। तो तुम यहाँ नौकरानी बनकर काम क्यों कर रही थी?
मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा मैंने नहीं, तुमने खुद को दिया। मुझे अपने इस पुश्तैनी घर से बहुत प्यार है। जब तुमने ये घर किराए पर लिया तो मैंने सोचा कि देखूं मेरा किराएदार कैसा इंसान है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी दौलत के घमंड में एक गरीब औरत को इंसान ही नहीं समझा। तुमने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। आज तुम्हारा वो घमंड मैं इसी फर्श पर तोड़ रही हूँ जहाँ मैं सफाई करती थी। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। मैं आगे से कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। मौका उन्हें मिलता है जो गलती अनजाने में करते हैं। तुमने तो इंसानियत का अपमान किया है। जो इंसान किसी गरीब की मजबूरी की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। रामलाल उनका सामान और बैग वहाँ ले आते हैं। फिर कमला उन्हें जाने का इशारा करती है। रमेश बार बार विनती करता है, लेकिन कमला अपना फैसला नहीं बदलती। तभी सुरेश रमेश के कंधे पर हाथ रखता है। चल रमेश, अब यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। हमने शेरनी को बकरी समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अपनी किस्मत को कोस और चल यहाँ से। इसके बाद रमेश और सुरेश वहाँ से चले जाते हैं, जबकि कमला अपनी हवेली में ही रहती है। वो अपने सभी नौकरों और काम करने वालों के साथ हमेशा आदर और कृतज्ञता से पेश आती है। यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता हो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।